हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट्रिक्स यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आई एम बैक अगेन। और इस बार मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल का पेपर पूरी तरह से इवैल्यूएट करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कौन से क्वेश्चन अच्छे थे, कौन से खराब थे, क्या इस टेस्ट के अंदर एक अच्छा स्कोर हो सकता है और एक एवरेज स्टूडेंट इसके अंदर कितना स्कोर कर सकता था। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो पेपर था वो लास्ट ईयर के मुकाबले काफी डिफरेंट था, उसके मुकाबले काफी टफ था। इसीलिए ये पेपर इस साल थोड़ा लो स्कोरिंग जाने वाला है एज कंपेयर टू अर्लियर ईयर्स। लेकिन इस टेस्ट के अंदर काफी सारी गलतियां भी थी, जिसकी वजह से बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। और मुझे जो लगता है कि कट ऑफ में कोई ज्यादा खास फर्क आएगा नहीं, क्योंकि जो कट ऑफ नीचे गिरता वो ग्रेस मार्क्स के कारण वापस से ऊपर उठ जाएगा। अब देखो यार, पहले 10 क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड के थे, मैं कहूंगा एप्टीट्यूड सेक्शन काफी एवरेज था। मैंने इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों का एप्टीट्यूड सेक्शन आपके लिए सॉल्व किया, दोनों का इजी था। बट उनके मुकाबले इंस्ट्रूमेंटेशन का एप्टीट्यूड सेक्शन बेटर था, वो थोड़ा सा ज्यादा टफ था। बट इलेक्ट्रिकल और ईसी ये एप्टीट्यूड वाला पार्ट काफी इजी था, और मैं मानता हूं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एप्टीट्यूड सेक्शन के अंदर एटलीस्ट 12 मार्क्स ला सकते थे आउट ऑफ 15। ठीक है, बहुत से बच्चे तो 15 ऑन 15 भी ला रहे हैं। और देखो, यही चीजें होती हैं जो रैंक में फर्क डाल देती हैं, खास करके एक लो स्कोरिंग पेपर में। अब जैसे मैं बोलूं कि इस पेपर के अंदर एक अच्छा स्कोर हो सकता था आपका 50-60 मार्क्स का, 60 मार्क्स एक बहुत बेहतरीन स्कोर हो सकता था। अब अगर कोई बच्चा ऑलरेडी 15 नंबर एप्टीट्यूड में ले ले तो उसके लिए 60 मार्क्स पाना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि बाकी 12-13 नंबर मैथ्स से भी लेगा। मैथ्स का कोई बहुत गजब लेवल का क्वेश्चन नहीं था, एक आध था इधर उधर। बट यहां से अगर कोई बच्चा स्कोरिंग करता है चीजों को, तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो मैं एप्टीट्यूड में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको यही बोलूंगा यहां पे आप 12 नंबर ला सकते थे। ठीक है, तो ये सारा पेपर मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा। ठीक है, मतलब अगर मैं रेटिंग दूं इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, तो मैं इसको मॉडरेट बोलूंगा। डिफिकल्ट में तो ये नहीं जाएगा, बट इट इज नॉट ऑल्सो वेरी इजी। और मजे की बात यह है ना, देखो एप्टी में बहुत सारे बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, तो इंग्लिश का पेपर इतना इजी बना था, इंग्लिश के क्वेश्चन इतने सिंपल थे कि थोड़ा सा भी अगर आप इंग्लिश मूवीज देखे हो या इंग्लिश कोई भी किताबें रीड किए हो, तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस फॉर्म कर सकते थे। ठीक है, ये देखो जैसे इवन ऑड फंक्शन पे आ गया बेसिक एकदम। ठीक है, ये आपका पैसेज पे आ गया, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, काफी बेसिक है। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आ गया, ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है। लास्ट डिजिट वाले क्वेश्चन हर कोई एप्टीट्यूड में करता है। ये वाला एरिया पे आ गया, बट ये भी पॉसिबल था, ये भी डुएबल था, बट इसको भी मैं कहूंगा ये मॉडरेट क्वेश्चन था। तो 2 मॉडरेट को हटा दे तो बाकी के सारे इजी थे, इसीलिए मैंने बोला 12 नंबर तो आप ला सकते थे। बट बहुत से बच्चे इसके अंदर 15 नंबर पा रहे हैं। और इस सेक्शन को आइडियली करने में आपको जो है ना 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप कुछ कुछ क्वेश्चन को ज्यादा टाइम भी देते तो आप 25 मिनट में इस सेक्शन को बना सकते हैं। अब टेक्निकल की तरफ चलते हैं। देखिए, टेक्निकल में ये जो क्वेश्चन है इसको मैं इजी में कैटेगराइज करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप अगर एक प्लेन की इक्वेशन लिख लेते W ट्रांसपोज इनटू X, तो आप उसके ग्रेडियंट से नॉर्मल बना सकते थे। ये इजी क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि यहां पे आप चाहो तो सिग्नल फ्लो ग्राफ से जा सकते थे, और आप चाहते तो आप यहां पे सिग्नल बाय सिग्नल अलग अलग ब्रांच का आउटपुट निकाल सकते थे। फिर ये क्वेश्चन अगर देखें भाई, ये नाइक्विस्ट कंटूर पे है। ठीक है, कितने इनफाइनाइट सेमी सर्कल होंगे इसके, सॉरी इनफाइनाइट सेमी सर्कुलर आर्क कहां पे मैप होगी, इसके बारे में इसको मैं कहूंगा मॉडरेट है। मॉडरेट भी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना नाइक्विस्ट कंटूर के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, वो सिर्फ नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया याद कर लेते हैं। लेकिन यहां पे नाइक्विस्ट कंटूर की मैपिंग के बारे में बात की गई है ऑन टू द नाइक्विस्ट प्लेन, दैट इज रियल पार्ट ऑफ GH एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ GH। और वो मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, या उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ कंट्रोल सिस्टम कवर किए होगे
तो मैंने आपको पक्का ये चीज बताई थी कि किस तरह से नाइक्विस्ट कंटूर बनता है इस प्लेन में और कैसे उसके अलग अलग हिस्सों को आप मैप करते हो नाइक्विस्ट प्लेन में। फिर देखो ये भी कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, केपी और केआई हमको दे रखा है, फाइनल वैल्यू पूछा है कंट्रोलर आउटपुट और मॉडरेटर प्लांट आउटपुट का। मैं इसको मॉडरेट रैंक करूंगा, अगेन मैं इसको मॉडरेट रैंक करूंगा, क्योंकि यहां पे एक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए था कि कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है, कंट्रोलर कहां पे होता है, प्लांट कहां पे होता है। ठीक है, वैसे तो देखो प्लांट का आउटपुट जो होता है वो फाइनल आउटपुट होता है, और इस क्वेश्चन की खासियत ये थी अगर कोई बच्चा फाइनल आउटपुट भी निकाल दे तो देन दे कैन टेल द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। बट फिर भी मैं कहूंगा मॉडरेट है, क्योंकि बहुत से बच्चे कंट्रोलर और प्लांट जैसे टर्म से परिचित नहीं होते। ठीक है, टफ तो नहीं बोलूंगा, ये वाला काफी इजी था, डायरेक्ट मैचिंग था। लेकिन इस क्वेश्चन में भी कैच क्या है बेटा, कैच ये होता है ना जब कोई इजी क्वेश्चन हमको दिख जाता है तो हमारा अगर पहले कभी टाइम वेस्ट हो चुका है तो उसमें स्पीड गेन करने के चक्कर में हम इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं या इतना फास्ट जाने की कोशिश करते हैं कि गलत हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन भी बेटा मैं इजी कहूंगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में है। ठीक है, तो यहां पे बैकवर्ड स्लिप सबको पता होती है 2 - s, तो बैकवर्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन अगर देखें, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपल्स रिस्पांस पूछा है। अगेन मैं इजी कहूंगा, ये लैपलास का बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, जो बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म से, तो इसमें कोई खास थ्योरी की तो जरूरत है नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बच्चे नहीं पढ़े होते हैं। ये सिग्नल और कंट्रोल का एकदम फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन है। फिर ये अगर देखें तो ये मैं कहूंगा इसको मैं डिफिकल्ट रेट करूंगा। डिफिकल्ट क्यों रेट करूंगा, क्योंकि ये MSQ था और इसकी खासियत ये थी ना कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला MCQ ही है ये वाला जो ऑप्शन है आपका, इट इज नॉट वेरी ऑब्वियस। ठीक है, ये उतना ऑब्वियस नहीं है। ये ऑब्वियस कब हो जाता है, जब आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हो कि भाई अगर ओमेगा W0 टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो ये कांस्टेंट 1 आ गया। अगर कांस्टेंट 1 आ गया तो टाइम डोमेन में इंपल्स बनेगा। तो मैं इसको कहूंगा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको बाकी के ऑप्शंस भी वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो इट विल कंज्यूम डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, फिर ये देखा जाए Z ट्रांसफॉर्म के बारे में जो क्वेश्चन था, तो यहां पे एक चीज देखिएगा, इसमें पूछा है DTFT कन्वर्जेस, ROC के बारे में बात कर रहा है, DTFT के बारे में बात कर रहा है। मैं अगेन इसको डिफिकल्ट रेट करूंगा। क्यों मैं इसको डिफिकल्ट रेट करूंगा बेटा, क्योंकि DTFT वाला टॉपिक मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं। वो अलग बात है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि अगर ROC में ROC में Z ट्रांसफॉर्म के यूनिट सर्कल आया तब DTFT कन्वर्ज करता है। तो हमें बस ये देखना था कौन से ROC में आपका यूनिट सर्कल लाई कर रहा है, वो था B ऑप्शन में, तो हो जाता, लेकिन बच्चे को DTFT का नॉलेज होना चाहिए था। अब ये रिले वाला जो क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट में रैंक करूंगा, क्योंकि यहां ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, लेकिन क्वेश्चन मेरे बच्चे अगर पढ़ के गए हैं तो जानते हैं डायरेक्शनल रिले अंकित सर ने लगाना सिखाया है बहुत अच्छे से, कि कहां लगता है, कैसे डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो इट विल बी मॉडरेट, इट विल नॉट बी काउंटेड एज एन इजी प्रॉब्लम। फिर ये वाला मैं कहूंगा डिफिकल्ट था, ये बच्चों को पहले अटेम्प्ट में छोड़ के बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि जब बेटा आप एग्जाम मोड में होते हो, आप पैनिक मोड में होते हो, आप घबराते हो, और घबराने के कारण आप पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप अंदाजे से आंसर नहीं लगाते हो, और अगर अंदाजे से आंसर नहीं लगा रहे हो, पूरा सॉल्व कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, इसको भी मैं रेट करूंगा डिफिकल्ट में, क्योंकि बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते मशीन की थ्योरी से सवाल आएगा, और जब मशीन की थ्योरी से क्वेश्चन आ गया, यहां पे GNA का कॉन्सेप्ट आ गया, तो मैक्सिमम बच्चे यहां पे फंस गए होंगे और थोड़ा सा डायग्राम देख के घबरा गए होंगे कि मशीन के कंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। फिर ये मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल का सवाल है, ये आपके फंडामेंटल टेस्ट करने के लिए बनाया गया है कि भाई अगर आउटपुट पे करंट दिखा दिया जाए तो कौन सा स्विच कंडक्ट करेगा। एक बार आपको स्विच का आइडिया हो गया तो V0 निकालना या एवरेज निकालना इज वेरी इजी। फिर ये क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इसको भी मैं मॉडरेट पे रैंक करूंगा,
क्योंकि यहां पे अगर आप ये समझ जाते कि ये वेक्टर का रोटेशन है, तो रोटेशन मैट्रिक्स बहुत स्टैंडर्ड होती है जहां से आपको आंसर डायरेक्टली मिल सकता था। अदरवाइज आप ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते थे कि इन मैट्रिक्स में आप u को मल्टीप्लाई करते 4 3 और देखते किस ऑप्शन से 5 0 आ रहा है, ऐसा भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगला ये मैं डिफिकल्ट कहूंगा क्योंकि यहां पे बच्चों को ये आइडिया होना चाहिए था कि दो तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, वन इज योर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, वन इज योर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहां सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की बात थी तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सही फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, ये वाला मैं कहूंगा इजी था, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर स्विचेस के अंदर आप मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के करते हो तो आपको दिक्कत ऐसा आनी नहीं चाहिए। फिर ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन मैं कहूंगा डिफिकल्ट था, मैक्सिमम बच्चे गलत किए होंगे, बी और सी लगाए होंगे। मेरे से भी ये गलती हुई क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये लगता है ट्रू लेकिन एक्चुअली ये फॉल्स है, इसका एक्सेप्शन एनपीटीईएल पे दिया गया है। इसीलिए मैं कहूंगा ये डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चा उस लेवल पे सोचेगा नहीं, अगर वो बेसिक लेवल पे सोचता है तो ये ऑप्शन उसको करेक्ट नजर आएगा। फिर ये क्वेश्चन देखें भाई, ये जो क्वेश्चन था इसमें आप गलती कर सकते थे नॉट को इग्नोर करके। तो जब मैंने भी आंसर क्लास में कराया मैंने करेक्ट ऑप्शन चूज किए, पूछा नॉट था तो इसको मैं मॉडरेट की तरह रेट करूंगा। बट ये भी काफी इनोवेटिव क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखा है जहां पे आपको इस टाइप से वाई बस का यूज कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, इसको मैं बेटा इजी पे रेट करूंगा या इसको भी, वैसे इसको इजी कह सकते हैं, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। 0+ पे आपको मॉडल बनाना था। ठीक है, पहले पुरानी स्टेडी स्टेट निकाल के सर्किट बनाते, इंडक्टर का करंट सोर्स, कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स, तो हो जाता। थोड़ा सा कैलकुलेशन लगता लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन सकता था। फिर ये वाला क्वेश्चन देखें भाई, स्पीड ऑफ द मोटर, इसको भी मैं इजी पे रेट करूंगा। इजी पे क्यों रेट करूंगा? क्योंकि डीसी मोटर का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा ये मैं आपको पहले भी बताया था। स्पीड कंट्रोल पूछा जाता ही है डेफिनेटली, और आपको 2 ईएमएफ निकाल के सिर्फ रेशो लेना होता है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं कहूंगा मॉडरेट भी नहीं बल्कि इजी में ही रेट करना सही है, क्योंकि कन्वोल्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, लॉजिकली निकालते या न्यूमेरिकली निकालते, दोनों में आपका आंसर आ सकता था। तो इजी है ये क्वेश्चन, बट अगर कोई बच्चा इसको विजुअली डिराइव कर लिया होगा तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी पड़ा होगा, उसने फटाफट आंसर दिया होगा। फिर ये क्वेश्चन भी मैं इजी पे रेट करूंगा बेटा, नेटवर्क के एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, नोडल एनालिसिस से बहुत आसानी से बन सकता है। ठीक है, एक जगह पे बस आपको ग्राउंड मानना पड़ेगा, बाकी सब काम आपका इजीली हो जाएगा। फिर ये इंडक्टेंस की बात करें, वीएस और वीआर, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एक्टिव पावर डिलीवर करना है, उसके लिए थीटा पूछा गया है। अब यहां पे अगर किसी बच्चे को पावर का फॉर्मूला पता होगा और पाई मॉडल के पैरामीटर पता होंगे तो वो आंसर निकाल देगा। स्टिल आई विल रेट इट एज मॉडरेट, क्योंकि यहां 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, पाई मॉडल के पैरामीटर और यहां पे साथ साथ पावर का एक्सप्रेशन। फिर ये क्वेश्चन देखें बेटा, ये वाला मार्क्स टू ऑल है क्योंकि ये न्यूमेरिकल मेथड्स पे आ गया है ना, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ गया है। अब कोई बच्चा अगर इसमें भिड़ गया होगा इसको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के, तो उसका काफी ज्यादा टाइम खपत हो गया होगा। बट मैं ये मानता हूं अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो उसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा वेटेज नहीं है उस क्वेश्चन का कि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करो। फिर ये जो क्वेश्चन था इसको मैं कहूंगा डिफिकल्ट, क्योंकि लीस्ट स्क्वायर वाला बच्चे पढ़ के नहीं जाते। मैंने इसको एमटीए बताया था, लेकिन काफी सारे बच्चे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सर ये रिग्रेशन लाइन में आ जाएगा। एक्चुअली ये रिग्रेशन लाइन में नहीं आएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है कि मैथ्स में टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड का इंटरसेक्शन है। तो न्यूमेरिकल मेथड में भी बोल सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में भी। अब आईआईटी अपनी गलती माने ऐसा कम चांस है तो दे विल कंसीडर इट अंडर स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आप 1 मार्क वाला सेक्शन देखें बेटा, तो डिफिकल्ट आप काउंट कर लें कितने आए थे, जैसे डिफिकल्ट 1, मॉडरेट 1, ठीक है, मॉडरेट 2, डिफिकल्ट 2, डिफिकल्ट 3, मॉडरेट 2, डिफिकल्ट 3, मॉडरेट 3, मॉडरेट 4, डिफिकल्ट 3, डिफिकल्ट 4, मॉडरेट 4, डिफिकल्ट 5, मॉडरेट 5, ठीक है, डिफिकल्ट 6, मॉडरेट 5, डिफिकल्ट 7, मॉडरेट 5,
डिफिकल्ट 7, मॉडरेट 6, डिफिकल्ट 7, मॉडरेट भी 7। ठीक है, तो मैं कहूंगा देखो मॉडरेट आपके आए 7 क्वेश्चन, इसमें डिफिकल्ट आपके कैटेगरी में आ गए 7 क्वेश्चन, इजी आपके आ गए 10 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हो गया मार्क्स टू ऑल। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन एक नंबर के कुछ इस तरह से डिवाइडेड थे। तो यहां पे मैं कहूंगा ये 17 नंबर तो आप पा सकते थे, ये 7 में से भी 2-3 नंबर पा सकते थे। तो यहां पे आइडियली, या मैं कहूं मिनिमम एक बच्चा जो स्कोर कर सकता है 15 नंबर, एवरेज मैं कहता हूं यहां पे आपका 18 नंबर तक गेन कर सकते हो, और मैक्सिमम 21 नंबर वगैरह तक आप जा सकते थे। ठीक है, और टाइम यहां पे जो आपको लगता बेटा इस एक नंबर के सेक्शन में, मुझे लगता है यहां पे आपको आराम से 60 मिनट्स टू 70 मिनट्स लग सकते थे। ठीक है, इतना टाइम लग सकता था। ठीक है भाई, अब आते हैं 2 मार्क वाले सेक्शन पे। उसमें देखें भाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑप्शन वेरिफिकेशन से बहुत इजीली हो जाता, तो इसको मैं इजी पे रेट करूंगा, सिर्फ ऑप्शन वेरीफाई करना था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं मॉडरेट पे रेट करूंगा। यहां आपको बनाना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में कौन सा डायोड ऑन है कौन सा ऑफ है, तो अगेन मॉडरेट। ठीक है, फिर ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा इसको भी मैं मॉडरेट पे रेट करूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन तो लगेगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी डेफिनेटली यूज होगी। फिर ये जो क्वेश्चन है ये वाला काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं इजी बोलूंगा। अगर कोई बच्चा मेजरमेंट पढ़ के गया है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं डिफिकल्ट पे रेट करूंगा, क्योंकि यहां एडीसी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको लगती है और ये टाइम कंज्यूम करता ही करता। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है ये मैं बोलूंगा इजी है, देखने में टफ लगता है। अगर कोई बच्चा इसके ऑप्शन तक पहुंच जाता या इसके ऑप्शन पहले देख लिया होता तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता ये। फिर ये देखें ये मैं डिफिकल्ट पे रेट करूंगा, भाई टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, मुझे भी इसके अंदर टाइम लगा था इसको सॉल्व करने में। ठीक है, अब ये मैं कहूं ये तो मार्क्स टू ऑल है क्योंकि डेटा ही इनकरेक्ट है, बट फिर भी मैं कहूंगा अगर फिगर से जाते तो आंसर आ जाता, बट आई विल रेट इट एज डिफिकल्ट। ठीक है, आई विल रेट इट एज डिफिकल्ट। ये क्वेश्चन अगर देखें भाई इसको भी मैं डिफिकल्ट में रेट करूंगा, क्योंकि टाइम तो खपत होगी इसके अंदर। ठीक है, इसको भी मैं डिफिकल्ट में रेट करूंगा, टाइम लगेगा इसके अंदर बच्चे को। अब ये वाला मैं मॉडरेट में रेट करूंगा, अगर कोई बच्चा समझ गया होगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट वाज सिंपलर। फिर ये अगर हम बात करें इसको मैं इजी में रेट करूंगा, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन निकालना था आगे हो जाता। फिर ये वाला क्वेश्चन बेटा कायदे से मार्क्स टू ऑल होना चाहिए, बट इसको मैं मॉडरेट पे रेट करूंगा क्योंकि इन्होंने स्टेबिलिटी लिमिट की बात की है एक सिंक्रोनस मोटर के अंदर, और सिंक्रोनस मोटर में जनरली बच्चे स्टेबिलिटी लिमिट इग्नोर करते हैं। फिर ये देखा जाए भाई स्पीड ऑफ मोटर, जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैं इसको इजी में करूंगा कि अगर V/F कंट्रोल होता है तो NS - NR कांस्टेंट होता है, फॉर्मूला बेस्ड है। ये वाला मैं इजी में रेट करूंगा, भाई सिंपल है, डिस्क्रीट टाइम का पीरियड आपसे निकलवाया गया है, ये मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे सही भी किए होंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है इसको मैं डिफिकल्ट में रेट करूंगा, उसका एक सिंपल सा रीजन है, DTFS और DTFT पे बात कर ली गई है। वो अलग बात है, इसके सॉल्यूशन में हमें ट्रिक मिल जाती है, हमें आंसर डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन बच्चे DTFS और DTFT को सीरियसली नहीं लेते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है भाई यहां पे थेवेनिन वोल्टेज पूछा गया है, मैं इसको मॉडरेट में रेट करूंगा क्योंकि सॉल्व आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है 2 पोर्ट नेटवर्क का, इसको भी मैं मॉडरेट में रेट करूंगा क्योंकि यहां पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा थेवेनिन निकालने के लिए। बट अगर आप इस पता है 2 पोर्ट नेटवर्क का सर्किट बना लेते तो आपके लिए चीजें ज्यादा इजी हो जाती। ये ट्रांसफॉर्मर वाला मैं डिफिकल्ट में रेट करूंगा क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है ये कि कैसे इंडक्टेंस निकाली जाती है, रिलक्टेंस में जाया जाता है, और बहुत से बच्चे सोचते हैं रिलक्टेंस वगैरह पे तो पूछेगा ही नहीं। फिर ये जो क्वेश्चन है आपका
ये मैं डिफिकल्ट में रेट करूंगा, एसी ट्रांजिएंट का सवाल है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, अगेन टाइम कंज्यूमिंग है। ये क्वेश्चन बेटा मैं कहूंगा मॉडरेट, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था, बेसिक्स पे बेस था। अगर बच्चे फटाफट जल्दी के चक्कर में बनाए होंगे तो गलत हो गया होगा, थोड़ा सा केयरफुल रहे होंगे तो सही भी किए होंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं मॉडरेट रेट करूंगा, क्योंकि यहां पे आपको स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। एक बार आपको कॉन्फिडेंस लो रहेगा, एग्जाम हॉल में आप डबल चेक करोगे इसको। ये तो एमटीए है, ठीक है, इसको तो मैं रेटिंग ही नहीं दूंगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं मॉडरेट रेट करूंगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉट सो ट्रिवियल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो जो बच्चा रेक्टिफायर, सिंगल फेज रेक्टिफायर मुझसे पढ़ा होगा, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा होगा, वो इसको जरूर किया होगा। फिर ये क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट में रेट करूंगा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जीनर डायोड को मान के चलते हैं ब्रेकडाउन रीजन में, बट यहां जीनर ब्रेकडाउन में नहीं है, तो ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ये वाला मैं इजी रेट करूंगा क्योंकि डायग्राम आपको सारे बना के दे दिए, आपकी मेहनत पहले से ही बहुत इजी कर दी गई थी, आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था। ये मैं इजी में रेट करूंगा, सीधे फॉर्मूला बेस्ड है भाई, k/2, ठीक है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मॉडरेट में रेट करूंगा, आप इसको कर सकते थे अगर आप एरिया निकालते, बेसिक से जाते, ठीक है। ये वाला मैं मॉडरेट में रेट करूंगा, सैंपलिंग का बल्कि इजी करेंगे यार, सैंपलिंग का बहुत स्टैंडर्ड सा ये सवाल है, इससे इजी सैंपलिंग में क्या ही पूछेगा, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन की अगर बात करें इसको मॉडरेट बोलेंगे भाई, क्योंकि थोड़ा तो टाइम लगता, एक्सी एक्सेल निकालना पड़ता, फिर आपका वोल्टेज आता, बट ये बेसिक 3 फेज सर्किट पे है। फिर ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं मॉडरेट पे रेट करूंगा, वैसे मॉडरेट नहीं, ये तो इजी है, ग्रेडियंट के बारे में पूछा गया है, सिंपल। अब देखो यार इस पेपर के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी कि 2 नंबर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत इजीली बन जाते, बट उन क्वेश्चंस तक अगर आप पहुंचते या उनको ढूंढ पाते तो आप बहुत इजीली कर सकते थे। अब इसमें देखें मॉडरेट और डिफिकल्ट का काउंट, मॉडरेट 1 2, ठीक है, डिफिकल्ट 1, मॉडरेट 2, मॉडरेट 3, डिफिकल्ट 1, मॉडरेट 4, डिफिकल्ट 1, मॉडरेट 5, डिफिकल्ट 1, मॉडरेट 5, डिफिकल्ट 2, मॉडरेट 5 3, 6 3, 7 3, 7 4, 8 4, ठीक है, 9 4, 9 5, 9 6, 9 7, 9 8, ठीक है, 10 8, 11 8, ठीक है। तो यहां पे आपके मॉडरेट बने 11, डिफिकल्ट बने 8 और इजी बने बेटा आपके कितने, 11। अब यहां पे अगर 2-2 नंबर के हिसाब से देखा जाए तो मिनिमम आपको स्कोर करना चाहिए था यहां पे 20 नंबर तो मैं मान के चल सकता हूं आप यहां ला सकते थे। एक एवरेज बच्चा अगर ये इजी वाले सारे बना लेता, मॉडरेट वाले भी 2-4 बना लेता तो 22, और यहां पे मैं मानता हूं कि 10-20 नंबर 10-12 नंबर और ले आता तो तकरीबन 32 मार्क्स के आसपास आ सकता था। और एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट तकरीबन इस सेक्शन में ये कितने नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन 60 नंबर का होता है ना, 40 से 45 नंबर गेन कर सकता था। बट टाइम कंज्यूमिंग ये भी रहता भाई, यहां पे भी आपको बेटा 70 से 80 मिनट तो लगते ही लगते कम से कम। बट मुझे क्या लगता है 1 मार्क वाला सेक्शन अगर मैं देखूं, 1 मार्क वाला ज्यादा टिपिकल था 2 मार्क से। 2 मार्क में आपको कम से कम मार्क्स 2 मिल रहे थे हर क्वेश्चन के, भले ही वो डिफिकल्ट हो, इजी हो, मॉडरेट हो, लेकिन 1 मार्क में 1 मार्क के लेवल से कुछ क्वेश्चन अप आ गए थे, जिन क्वेश्चंस को कायदे से इजी होना चाहिए था वो डिफिकल्ट हो गए थे। तो इस लॉजिक से देखो इस टाइप का मेरा वर्डिक्ट है। अगर मैं इस पेपर में बैठता तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मेरा भी टाइम खपाते, जैसे ये क्वेश्चन था या फिर आपका ईएमटी वाला क्वेश्चन था, वो सब में मेरा भी टाइम डेफिनेटली जाता। और मेरे को क्या लगता है कि इस पेपर के अंदर जो मैं मैक्सिमम अटेम्प्ट करके आता मैं 90-95 के आसपास अटेम्प्ट कर देता, क्योंकि इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे लिए इजी था, बल्कि इसलिए
क्योंकि मेरे अंदर ये रहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। मैं जानता हूं उसकी वजह से मेरी नेगेटिव मार्किंग होती, कुछ गलतियां होती डेफिनेटली, बट इसके अंदर अगर एक अच्छा बच्चा बैठा होगा ग्रेस मार्क्स की मदद से यार वो 80 के अप्रॉक्स स्कोर तो ला सकता है। बट इस पेपर के अंदर अगर आप अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो पीएसयू जाने की या एमटेक जाने की, तो 60 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड स्कोर फॉर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई इस पेपर के अंदर 40 नंबर पे भी बहुत कुछ हो जाएगा या 30 नंबर पे ही बहुत कुछ हो जाएगा। मुझे लगता है 30 नंबर तो इसकी कट ऑफ जाएगी ड्यू टू ग्रेस मार्क्स, ठीक है। और देखो भाई, हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं मंडे को आप लोग का। जो लोग ऑफलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं, आज लास्ट डेट है रजिस्टर करने की, रजिस्टर कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि आप इस टेस्ट में बैठ पाए मंडे को, और मंडे को टेस्ट में फोड़ करके आप 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और ट्यूसडे तक आपके पास ऑफर है बेटा प्लस और आइकॉनिक पे 20% ऑफ पाके 30% कॉस्ट बचाने का यूजिंग द कोड अंकित ESE। मेरा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो गया, इसीलिए फटाफट से आप ज्वाइन कर जाइए फॉर गेट 24 एज वेल एज 25। फिर देखिए हमारे ऑफलाइन बैचेस जो हैं स्टार्ट होने वाले मार्च से दिल्ली में। यहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिलेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा बेस्ट वे में, और साथ साथ प्लस का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। एग्जिस्टिंग बच्चों को 50% ऑफ है, अदर कोचिंग के बच्चों को 50%, फर्स्ट फ्यू ज्वाइनीज को 33% और मेरिट बेस 20% है। ये मेरा लेटेस्ट बैच है, इसमें मैं नेटवर्क पढ़ा रहा हूं फॉर 24 एंड 25। और अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आइकॉनिक के लिए जाना, क्योंकि वहां आपको ना सिर्फ टॉप एजुकेटर स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपके नए क्वेश्चन के डाउट का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, घर पे प्रिंटेड नोट्स भेजे जाएंगे, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्लान, ओपन हाउस सेशन में यू कैन इंटरेक्ट वाया ऑडियो। अनअकैडमी ऐप पे जाकर के प्लान चूज कीजिए, ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए एंड देन सिंपली यूज द कोड अंकित ESE। फाइनेंशियल इशू है तो EMI पे ले लेना, कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है, 2 घंटे में EMI अप्रूवल है, मिनिमम पेपर वर्क है एंड यू कैन रीपे इन अ फ्लेक्सिबल अमाउंट ऑफ टाइम। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन रखिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आते रहे। मेरा स्टडी मटेरियल कम्युनिटी पे जाके ले सकते हो, अनअकैडमी ऐप के होम पेज में कम्युनिटी डिस्कवर वहां मिल जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, मददगार साबित हुआ हो, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइप के किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूं। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आपकी मंजिल दूर नहीं, लेट्स क्रैक इट।